शैली का विद्यार्थी जीवन बहुत ही उजला और अच्छा था। प्राइमरी कक्षा से कॉलेज तक हर कक्षा और हर विषय में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। शैली या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाए या फिर एमबीए जैसा कोई कोर्स पास कर करे, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक ऊंचा पद प्राप्त करे। पिता का कहना था कि यदि वह आईएएस में जाएगी तो सरकारी शासन का आनंद लेगी और अगर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करेगी तो जीवन भर अच्छी आय और अन्य सुविधाओं का मजा लेगी। उन्होंने शैली से इस विषय में कभी बात भी नहीं की थी। वह उसकी अनदेखी कर गए कि युवावस्था की सोच प्रौढ़ावस्था की सोच से अलग होती है। युवाओं की उड़ान कल्पनाओं और आदर्शों के आसमान पर होती है, जबकि प्रौढ़ दुनियावी मायाजाल के स्तंभ और खूंटे से खूंटे तक घूमने का आदी होता है। शैली का सोचना था कि राष्ट्रीय गतिविधि का कोई भी ऐसा यह क्षेत्र नहीं जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। देश प्रेम, ईमानदारी तथा उत्सर्ग जैसे मूल्य तेजी से गिरते जा रहे हैं। शैली का मानना था कि अधोगति की ओर जा रही इस स्थिति को केवल परिवार, धर्म अथवा शिक्षा संस्थान ही काबू में ला सकते हैं। इसलिए कुछ और बनने की बजाय वह एक अध्यापिका बनना चाहती थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि जब तक देश की वर्तमान पीढ़ी के निर्माण की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाएगा, देश का वांछित विकास नहीं हो सकता। जब उसने माता पिता को अध्यापिका बनने के अपने निश्चय के बारे में बताया, तब पहले तो उन्होंने शैली के प्रस्ताव का विरोध किया, परंतु अंत में वे इसकी इच्छा के सामने झुक गए। शैली ने अध्यापिका का प्रशिक्षण कोर्स पास कर लिया। केवल इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय की परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसे एक साथ 4 स्कूलों से नियुक्ति की पेशकश आई। उसने पहले प्राप्त पेशकश को स्वीकार कर लिया। उस स्कूल में अध्यापिका का पदभार संभालने को कुछ समय बाद ही शैली चिंतित दिखाई देने लगी। माँ बाप ने यह सोचकर कि वह एक वयस्क हो गई है और बालिग होने पर हर एक युवक और युवती में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ समय तक इस विषय में शैली से किसी ने बात नहीं की। जब इस समय बीतने पर शैली को परेशानी गहराती दिखाई देने लगी, तब माँ बाप को फिक्र होने लगी। दोनों ने परस्पर सलाह की और एक दिन माँ ने शैली से पूछा, बेटी, मैं तुम्हें कई दिनों से चिंता में डूबी हुई देख रही हूँ। जब घर में किसी चीज की कमी नहीं, तब तुम क्यों चिंताग्रस्त रहती हो? अगर जीवन साथी संबंधी निर्णय या विचार तुम्हें अशांत कर रहा है तो इसे कहने में संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। शैली खामोश रही, लेकिन माँ ने जैसे शपथ ले रखी हो कि शैली से उसकी चिंता का कारण जानकर ही वह दम लेगी। अपने सवाल पर अड़ी रही। शैली ने अब देखा कि माँ पीछा नहीं छोड़ रही, तब उसे अपनी परेशानी का कारण आखिर माँ को बता ही दिया। शैली बोली, माँ, पिताजी को मुझसे कुछ आशाएं थी, पर मुझे लगता है कि अध्यापिका के काम में अधिक मानसिक संतोष मिलेगा। इसलिए पिताजी की इच्छा के खिलाफ मैंने अध्यापन का व्यवसाय चुना। इस पेशे में प्रवेश करने पर पता चला कि यह क्षेत्र भी विकृत हो चुका है। साधारणतया हमारे स्कूल में 1 बजे तक पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन प्रायः 12:15 के आसपास छुट्टी हो जाती है और इससे पहले कोई भी ढंग से काम नहीं होता। माँ ने कहा, बेटी, तुम स्वयं ईमानदारी से काम करती जाओ। तुमने औरों का ठेका थोड़ी ले रखा है। जो करेंगे सो भरेंगे। औरों के काम चोरी की प्रवृत्ति से तुम्हें उदास होने की क्या जरूरत है? शैली ने कहा, माँ, आप जानती हो, मैंने कुछ सपने संजोकर इस पेशे में पदार्पण किया था। मेरे सारे सपने आज टूटते दिखाई देते हैं। किसी के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? शैली के पिता निकटवर्ती कमरे में बैठे माँ बेटी की परस्पर वार्ता सुन रहे थे। वह उस कमरे में आ गए जहां उनकी पत्नी और शैली बैठी थी। पिता ने बेटी के आदर्श की प्रशंसा की और देर तक विचारों का आदान प्रदान के बाद फैसला हुआ कि शैली किसी और स्कूल में अपने तबादला करा ले। व्यवस्था ने शैली की स्थानांतरण की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जिस दिन शैली को नए विद्यालय में अपना पदभार संभालना था, वह बड़ी प्रसन्न थी। वह प्रातः ठीक 8 बजे विद्यालय पहुंच गई। यह देखकर वह हैरान रह गई कि वहां पर सिवाय चौकीदार के कोई और भी न था। ना कोई अध्यापक, न अध्यापिका और ना ही कोई विद्यार्थी। स्कूल शुरू होने के समय के बारे में पूछने पर चौकीदार ने शैली को बताया कि व्यवस्था ने स्कूल का समय 8 बजे प्रातः से बाद दोपहर 1 बजे तक निश्चित किया है। इस समय सभी कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे 8 बजे तक अपने अपने निवास से स्कूल के लिए चल पड़े। प्रत्येक स्टाफ मेंबर की छुट्टी के समय के बारे में स्कूल से उस घर की दूरी को ध्यान में रखकर फैसला किया जाता है। यह सुनकर शैली चकित रह गई।
समय बीतने पर शैली अपने पुरुष और महिला साथियों से जैसे तैसे स्कूल के कार्यप्रणाली के बारे में सुनती गई। वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था की श्रेष्ठता के बारे में उसका मोह भंग होने लगा। उसने देखा कि स्कूल के लड़के लड़कियों में भी स्कूल आने या पढ़ाई करने के लिए कोई रुचि नहीं थी। स्कूल की दीवारों पर उसे लड़का द्वारा लिखे गए अनेक अश्लील वाक्य भी पढ़ने को मिलते। अपने साथियों से उसे पता चला कि सभी बच्चों को उन्हीं कंपनियों में रोजगार मिल जाने की उम्मीद है, इसलिए उनके लिए पढ़ाई फुर्सत का धंधा है, गंभीरता का सौदा नहीं। शैली सोचती थी कि इससे तो उसका पूर्ववर्ती स्कूल ज्यादा अच्छा था। उसकी परेशानियां पहले से कहीं अधिक थी, लेकिन वह अपनी चिंता को अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी। वह प्रतिदिन 8 बजे तक स्कूल जाती और 1 बजे तक वहां पर अवश्य बनी रहती। एक रोज पौने 1 बजे शिक्षा अधिकारियों की एक टोली स्कूल के अचानक निरीक्षण पर आ गई। उस वक्त स्कूल में सिर्फ शैली और 2 पुरुष अध्यापक थे। प्रिंसिपल, शेष अध्यापक और छात्र छात्राओं में वहां कोई न था। स्कूल के चपरासी ने शिक्षा अधिकारियों को देखते ही स्कूल के हॉल में लगी घड़ी को फौरन 20 मिनट आगे कर दिया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जब स्कूल के समय से पहले छुट्टी का कारण पूछा, तब वहां पर उपस्थित सीनियर टीचर ने कहा, छुट्टी की घंटी बज जाने के बाद ही विद्यार्थी व स्टाफ के मेंबर स्कूल से गए थे। इस पर चपरासी को बुलाया गया और उससे 1 बजे से पहले छुट्टी की घंटी बजाने का कारण पूछा गया। उसने अधिकारियों को अपने हाथ ले जाकर स्कूल के हॉल की घड़ी दिखा दी। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम स्कूल शुरू करने के लिए भी घंटी 8 से 20 मिनट पहले ही बजाई होगी। चपरासी ने कहा, महोदय मेरे पास घड़ी है नहीं। प्रिंसिपल के हुक्म के अनुसार मैं इसी घड़ी के मुताबिक ही घंटी बजाता हूँ। शिक्षा अधिकारी ने सीनियर टीचर से पूछा, आपकी घड़ी में क्या बजा है? टीचर ने उत्तर दिया, सर 3 महीने हुए जब मेरी घड़ी खो गई थी, उसके बाद घड़ी खरीदने की हिम्मत नहीं हुई थी। इसी प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति का पूर्वानुमान लगाकर स्कूल स्टाफ ने परस्पर फैसला किया था कि स्कूल की घड़ी प्रिंसिपल के दफ्तर में नहीं, स्कूल हॉल में लगाई जाए और कोई अध्यापक स्कूल में घड़ी पहनकर न आए। दूसरे दिन स्टाफ मीटिंग बुलाई गई। प्रिंसिपल ने चपरासी और सीनियर टीचर के कार्य की भरी भूरी प्रशंसा की। शैली प्रिंसिपल की बातें सुनकर दुखी हो रही थी। वह दिल ही दिल में कह रही थी, जब अध्यापक अध्यापन का काम नहीं करेगा तब वह अध्यापक कहाँ का। शैली को बताया गया कि गत वर्ष बोर्ड की परीक्षा में स्कूल के सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, इसलिए वह मीटिंग के दौरान खामोश बैठी रही। यद्यपि प्रिंसिपल और स्टाफ की बातें सुनकर उसका मन बगावत करने पर आमादा हो रहा था। आखिर 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का दिन आ पहुंचा। विद्यार्थियों का अपना स्कूल ही उनका परीक्षा केंद्र था, लेकिन निरीक्षक अन्य स्कूलों से आए थे। जब परीक्षा आरंभ हुई तो परीक्षार्थियों के रिश्तेदार और मित्र आदि स्कूल की चौहद्दी के बाहर बैठे थे, ताकि आकस्मिक निरीक्षण के लिए अगर बोर्ड के अधिकारी आए तब समय रहते वो परीक्षार्थियों और निरीक्षकों को सतर्क करते। उनमें से कुछ लोगों के हाथों में लाठियां और छुरे थे। स्कूल परिसर के अंदर, लेकिन परीक्षा भवन के बाहर 2 पेड़ों की आड़ में 6 बाड़े के लोग बैठे थे। प्रश्न पत्र लिखने का समय प्रारंभ होते ही कुछ प्रश्न पत्र इन लोगों को दिला दिए गए। वे तत्काल प्रश्नों के उत्तर लिखने में मशगूल हो गए। जैसे जैसे बाड़े के लिपिक एक प्रश्न का उत्तर पूरा करते जाते, उसकी फोटो नकल परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में पहुंचा दी जाती। भवन के अंदर तैनात निरीक्षक इस अनाचार में पूरा सहयोग दे रहे थे। शैली को अब पता चल गया कि पिछले वर्ष स्कूल का परीक्षा परिणाम किस तरह 100% आया होगा। उसे इस बात का भी उत्तर मिल गया था कि समाज में किस प्रकार आदर्शवाद, वर्गवाद, संघवाद और संघवाद अवसरवाद में लुप्त हो गए होंगे। जब कुम्हार अपनी शिल्पकारी खो देता है तब आवा से कोई उम्मीद करना व्यर्थ है। उसे लगा कि यदि शिक्षा की कश्ती को मजेदार से निकालना है तो इसे डुबोने का प्रयास कर रही तूफानी गति से बढ़ती लहरों से बचाना है। तो इस कश्ती को अच्छे नाविकों के सुपुर्द करना होगा, चाहे उसके लिए राष्ट्र को कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। उन आदर्शों की शिक्षा देनी चाहिए। उसका यह विश्वास अब और अधिक मजबूत हो गया था कि राष्ट्र निर्माण का स्वप्न तभी साकार हो पाएगा जब इसके निर्माताओं के निर्माण की ओर ध्यान दिया जाएगा।